Yes, dear students, today we are going to study lesson 1 history French Revolution. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है अब इसके 3 थीम्स हैं हिस्ट्री में. तो फर्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति. तो फर्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था. तो 14 जुलाई 1789 को द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन ए स्टेट ऑफ टर्मोइल. पेरिस शहर में अफरा तफरी मची हुई थी. द किंग हैड ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू एंटर द सिटी and there were rumors that he would soon allow the army to open fire upon the citizens. So many men, about 7,000 men, women gathered in front of the town hall and they decided to form a people militia, a people's army. And then they broke into the government buildings in search of arms. 14 जुलाई 1789 को पेरिस का शहर जो था उसमें अफरा तफरी मची हुई थी और ऐसे जो राजा था उसने सैनिकों को कह दिया था कि वो शहर के अंदर प्रवेश कर जाए. अब ये ऐसी अफवाहें उठने लगी कि जल्दी ही राजा जो है वो उनको आदेश दे देगा सेना को कि वो उस पर गोलियां चलाए आम सैनिकों पे. इसलिए लगभग 7,000 मैन एंड वुमेन they were gathered in front of the town hall. टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए and they decided to form a people's militia. एक लोगों की सेना बनाने का उन्होंने निश्चय किया. And thus they broke into many government buildings. फिर उन्होंने बहुत सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ दिया क्योंकि उनको उम्मीद थी कि there must be arms, कि वहां पे हथियार होंगे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया. Finally several hundreds of people moved towards the eastern part of the city. They moved towards the eastern part of the city and demolished the fortress prison Bastille. जो Bastille prison थी उसको नष्ट कर दिया. And in this fight, because they thought that there must be ammunition in the prison. उन्हें ये था, उन्हें ये ऐसा लगता था कि प्रिजन के अंदर जो है वो बहुत सारी गोला बारूद होंगे. इन दिस फाइट द कमांडर ऑफ द वेसल वाज किल्ड. कमांडर मारा गया एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड. जो प्रिजनर्स थे उनको मुक्त करा लिया गया. देयर वर ओनली 7 of them. द Bastille was hated by all. Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतीक था, इसलिए लोग इससे नफरत करते थे Bastille से. So it was demolished and its fragments, its pieces were sold in the market to those who wanted to keep it in memory of this destruction. इसके जो टुकड़े थे उनको बाजार में बेच दिया गया उन लोगों को जो कि इसको एक यादगार के रूप में रखना चाहते थे. देन आफ्टर द फॉलोइंग डेज, जो आगे के उस दिनों में फिर क्या हुआ, देयर वर राइट्स इन सिटी एंड कंट्री साइड. शहरों में भी और जो कंट्री साइड थी वहां पे बहुत दंगे हुए. मैनी पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. ब्रेड की कीमतें बढ़ गई थी, इसलिए बहुत सारे लोग जो थे उसका विरोध कर रहे थे. एंड व्हेन द हिस्टोरियंस लुक बैक मच लेटर, काफी समय बाद जब हिस्टोरियंस पीछे मुड़ के देखते हैं, दे फाइंड इट एज द बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस. मतलब ये उन घटनाओं, जब इतिहास का पीछे मुड़ के देखते हैं तो पाते हैं कि मतलब ये जो थी उन घटनाओं की शुरुआत थी जिसकी वजह से एंड में जाके फ्रांस के राजा को फांसी दी गई. तो हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों और कैसे हुआ. तो हम लेसन स्टार्ट होता फर्स्ट कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th century. 18th century में फ्रांस का समाज कैसा था. पहले हम ये देखेंगे कि फ्रांस की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी. In the 18th century, French society was divided into 3 estates. First estate, second estate, third estate. First estate क्लर्की,
चर्च और उसके जो पदाधिकारी हैं। सेकेंड एस्टेट नोबेलिटी। थर्ड एस्टेट में पीजेंट्स, लैंडर्स, लॉयर्स, लेबरर्स, प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा। जो थर्ड एस्टेट थी, थर्ड एस्टेट में रिच एंड पुअर दोनों तरह के लोग थे, रिच और पुअर दोनों थे थर्ड एस्टेट के अंदर। एंड द थर्ड एस्टेट हैड टू पे द टैक्सेस। जो थर्ड एस्टेट थी ओनली इट हैड टू पे द टैक्सेस, टैक्सेस सिर्फ यही देती थी। तो इस तरह से 18th सेंचुरी के अंदर जो फ्रांसीसी समाज था, तो 1774 के अंदर 1774 में लुइस 16 जो बोर्बन फैमिली ऑफ किंग्स था, बोर्बन वंश से था, he ascended the throne, वो गद्दी पर बैठा, and he was 20 years old. He then married Austrian princess Mary Antoinette. उससे मैरिज हो गई और when he ascended the throne, he found the treasure empty. जब वो गद्दी पर बैठा तो उसे खजाना खाली मिला. Then he decided to increase the taxes. Why was Louis XVI forced to increase taxes? Why was Louis XVI forced to increase taxes? जो Louis XVI था वो टैक्स बढ़ाने के लिए क्यों मजबूर हुआ? He was forced to increase taxes due to the following reasons. इन कारणों की वजह से लुइस 16 जो था वो टैक्सेस बढ़ाने के लिए मजबूर हुआ. फर्स्ट लॉन्ग वॉर्स ऑफ वॉर, जो कंटिन्यूटी ऑफ वॉर्स थी, इट लेड टू द ड्रेन ऑफ द फ्रेंच रिसोर्सेज. जो फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे वो खत्म हो गए. क्यों? क्योंकि फ्रांस जो था वो काफी लंबे समय से युद्ध कर रहा था. लुइस 16 ऑल्सो हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. लुइस 16 ने 13 अमेरिकी कंपनियों, अमेरिकी कॉलोनीज की भी मदद की थी कि वो ब्रिटेन से आजाद प्राप्त कर सकें. सो इट इंक्रीज्ड द डेब्ट ऑफ more than 1 billion livre, which was already rose to more than 2 billion livre. मतलब इससे जो फ्रांस था इससे कर्ज बढ़ गया, इससे 2 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज जो था वो हो गया. लिवरेज जो थी ये फ्रांस की करेंसी थी, फ्रेंच करेंसी थी. तो इस तरह से द लेंडर्स who gave loans to the state, जो कर्जदाता थे जो स्टेट को कर्ज देते थे, they began to increase 10%. They started to charge 10% interest. उन्होंने क्या किया? जो फ्रांस को कर्ज देते थे उन्होंने फ्रांस से 10% ज्यादा 10% जो इंटरेस्ट रेट था वो चार्ज करना शुरू कर दिया, जो कि काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था. और इस तरह से फ्रांस की जो काफी इनकम थी वो इसकी जो लोन थी उसकी इंस्टॉलमेंट देने में ही खर्च हो जाती थी. सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पैलेस एट वर्सेलिस. उसको मतलब वर्सेलिस के जो महल थे उसके रखरखाव पर भी खर्च होता था. टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस, जो रेगुलर नियमित खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए, टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस लाइक द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, मेंटेनेंस ऑफ द कोर्ट, रनिंग द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज. दीज वर द रीजंस. इन वजह से द फ्रेंच किंग लुइस 16 was forced to increase taxes, but this was not sufficient. ये भी पर्याप्त नहीं था. बिकॉज ओनली द थर्ड स्टेट हैड टू पे द टैक्सेस. केवल जो थर्ड स्टेट थी वही टैक्स देती थी. सो द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 3 estates. फर्स्ट estate, सेकेंड estate, third estate, and it was started in the Middle Ages. Now there is one term, oldrism. Oldrism एक टर्म है. oldrism, it is used to describe the society and institution of France before 1774. Oldrism
It is a term and it is used to describe the French society and institution before 1774. से पहले जो फ्रांसीसी समाज और संस्थाएं थी उनको व्यक्त करने के लिए ओल्डिज्म जो है वो यूज किया जाता है. सो पीजेंट्स जो थे they were 90% population of the France was engaged in agriculture. 90% population of France was engaged in agriculture and there were only few peasants who had their own land. मतलब कि कुछ ही किसान ऐसे थे जिनकी अपनी भूमि थी. 60% of the land was owned by the nobility, church and the rich members of the third estate. 60% जो भूमि थी वो या तो चर्च की थी, नोबेलिटी की थी या जो अमीर मेंबर्स थे उनकी थी. इसके अलावा जो मेंबर्स ऑफ फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ. उनको जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे. दे वर एग्जेम्प्टेड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. वो उन्हें स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था. एंड दे ऑल्सो एंजॉयड feudal privileges and this including feudal dues. Feudal dues they took it from the peasants. किसानों से वो कर लेते थे. And the peasants had to render services to the lords in their houses or in their fields. जो उनके lords होते थे उनके खेतों में काम करना पड़ता था, उनके घर पे काम करना पड़ता था. और they had to work in the army or in the building of roads etc. So they had to render services also. आपके एक फोटो दिखाई गई है, उसमें दिखाया हुआ है कि एक गरीब जो किसान है वो लोड के सामने बहुत सारी चीजें लेके आता है, ग्रेन्स, फ्रूट्स, सैलड्स एक्सेट्रा. और वो लोड आराम से बैठा हुआ है, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है. सो जो थर्ड एस्टेट थी उसको कौन से टैक्स देने पड़ते थे? उनमें से दो टैक्सेस थे, टाइल और टाइल. चर्च took this tax. It was 1/10 of the agriculture produce. कृषि उत्पादन का जो 1/10 था वो चर्च लेती थी and it was called tithe. And जो the people of the third estate had to give the taxes. थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उनको ये कर देना होता था. नेक्स्ट एक टैक्स था टाइल. ये जो टैक्स था इट वॉज पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. ये सीधा स्टेट को दिया जाता था. एंड ये सीधा स्टेट को दिया जाता था. देयर वर सम इनडायरेक्ट टैक्सेस आल्सो. इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो कि एवरीडे यूजेस की थिंग्स पे थे, जैसे सोल्ट, टोबैको एक्सेट्रा. सो द बर्डन ऑफ द टैक्स वॉज ऑन द थर्ड एस्टेट. जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्हें ही ये जो टैक्स का बोझ था वो सहन करना पड़ता था. नेक्स्ट इज स्ट्रगल टू सर्वाइव. द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए संघर्ष करना. सो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, population of the struggle to survive, population of France increased rapidly. Population of France was 23 million in 1715. 1715 के अंदर फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी और 1789 के अंदर में ये बढ़ के 28 मिलियन हो गई. सो द फ्रेंच पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली बट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज सो मच. उस जो फूड ग्रेन्स का उत्पादन जो था वो इतना नहीं बढ़ा जितने की डिमांड बढ़ गई. बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज सो द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज. डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन्स की बट द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज सो मच. फूड ग्रेन्स का जो उत्पादन था वो इतना नहीं बढ़ा. सो क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स की जो कीमतें थी वो बढ़ गई. Prices of the food grains increased. Every time the laborers worked in the workshops. Laborers जो थे वो mostly जो laborers थे they worked in the workshop and their owner fixed their
वेजेस, उनके जो मालिक थे वो तय करते थे। देयर वेजेस डिड नॉट इंक्रीज सो मच, उनके वेजेस जो थे वो इतने नहीं बढ़े जितनी की ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गई। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेंड, अमीर और गरीब का जो फासला था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड सिचुएशन और भी खराब हो जाती थी जब हार्वेस्ट नहीं होती थी, जब प्रोडक्शन नहीं होता था ड्यू टू द फ्लड्स और हेल स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। किसी कारणवश ओले गिरने के कारण या सूखा पड़ने के कारण या फ्लड्स के कारण जब प्रोडक्शन नहीं होता था तो या हार्वेस्ट नहीं होती थी तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती थी और लोगों को सब्सिस्टेंस क्राइसिस का सामना करना पड़ता था। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस क्राइसिस? जब लोगों को बेसिक चीजें ना मिली, बेसिक आधारभूत चीजें जो कि जीने के लिए जरूरी हैं, फूड, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से जब ओल्डिज्म था, फ्रेंच के अंदर ओल्डिज्म में काफी बार लोगों को सब्सिस्टेंस क्राइसिस का सामना करना पड़ता था। आई थिंक मुझे ये बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया, और आपको डेली पढ़ना भी है, और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको बीच बीच में भेजती रहूंगी क्योंकि इसके लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो अब वो भी आपको करने हैं। और आपका टेस्ट भी मैं शुरू करने वाली हूँ अभी सैटरडे संडे से। देखते हैं जो आपके जो पहले लेसन हो चुके हैं उनके टेस्ट भी लेने हैं, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। आपका होमवर्क जो है वो भी अप टू डेट होना चाहिए। ओके, थैंक यू। अरे यूवी भाई, मैं तो बोल नहीं तो नहीं पता, मेरी मेहनत भी करवाई, मैं बोला मैं ना 10 मिनट चार्ज कर दूं, मुझे ना कर देगा। यो भी ऐसा ही है, अब मुझे फिर बोलना पड़ेगा। ये तो हुआ ही नहीं।